नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल के पहले क्लास में हमने इसके पहले वाली क्लास में मिट्टी शुरुआत की थी और मिट्टी के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को दी थी कि क्षारीय मिट्टी कैसी होती है, लवणीय मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और मिट्टी कितने तत्वों से मिलकर बनती है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, जो बेसिक जानकारी है मिट्टी के लिए। हमने आपसे कहा था कि बेसिक जानकारी जब मिट्टी के बारे में आप जान जाएंगे उसके बाद मैं भारत की मिट्टी पर आऊँगा। आपके सामने देख रहे होंगे भारत का नक्शा बना है और इसमें अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ। कई पार्ट हमने बनाए हैं, जहाँ जहाँ पर भारत में जहाँ जहाँ पर जैसी जैसी मिट्टी पाई जाती है वो सब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा और आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो देखिएगा साथियों, पहले तो यहाँ समझ लीजिए, जो खड़ा खड़ा लाइन है वो पर्वतीय मिट्टी का है। जो खड़ा खड़ा लाइन है वो पर्वतीय मिट्टी का है। ये आपकी जम्मू कश्मीर वाला एरिया, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, लगभग उत्तराखंड तक छू लेते हैं लगभग। ये पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी इस तरफ भी पाई जाती है सिक्किम एरिया में और फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में। देख लीजिए खड़ा खड़ा लाइन कहाँ पर है। उसके बाद ये जो पड़ा पड़ा लाइन है ये जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी सतलज नदी के मैदान से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी जो का मैदान जो है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से जो मुड़ती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान यहाँ तक ये फैला हुआ है। देख रहे हैं आप लोग पड़ा पड़ा लाइन जहाँ तक है। तो ये हो गया जलोढ़ मिट्टी। ये जो डाट डाट किया हमने ये मरुस्थलीय मिट्टी है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी जानते ही हैं कहाँ पर होती है, गुजरात और महाराष्ट्र काली मिट्टी। लैटराइट मिट्टी पश्चिमी तट के एकदम से पश्चिमी तट पर केरल वाले क्षेत्र में काली मिट्टी, और जो पश्चिम बंगाल का एरिया है वहां पर तटीय क्षेत्र में कुछ लैटराइट मिट्टी है। और लैटराइट मिट्टी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। तो इतने प्रकार की मिट्टी। वैसे तो भारत में मिट्टी 8 प्रकार की है। भारतीय मृदा विज्ञान जिसका मुख्यालय भोपाल में है, उसके द्वारा ये बताया गया था, ये पाया गया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। 8 प्रकार, समझते रहिए दोस्तों। 8 प्रकार की मिट्टी है, जिनमें ज्यादातर मिट्टियां जो है भारत में, जो ज्यादातर मिट्टियां पाई जाती हैं ज्यादातर क्षेत्रों पर, वो 3 या 4 प्रकार की मिट्टियां भारत में ज्यादातर क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। हम आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी जो है, ये पड़ा पड़ा लाइन, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग ज्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया है, इधर पंजाब से लेकर के सतलज नदी ऐसे जो है आती है और पाकिस्तान चली जाती है। तो पंजाब के एरिया से लेकर के ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी एरिया है, इसमें गुजरात का भी एरिया है, पश्चिम बंगाल का भी एरिया है, इधर असम चले आइए, इधर का भी एरिया है। तो ज्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हमने कहा कि 3-4 प्रकार की ऐसी मिट्टियां हैं जो भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उनका क्रम देख लीजिए।
जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है, अभी हम आपको पूरी व्याख्या करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, पहले समझ एक दिमाग में हो जाए। जलोढ़ मिट्टी 43% भारत के कुल क्षेत्र में पाई जाती है, पहले स्थान पे ये है। इसके बाद लाल मिट्टी, लाल मिट्टी देख लीजिए कहाँ है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर के ये जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी 18% भाग पर पाई जाती है, भारत के 18% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है, दूसरे नंबर पे है। काली मिट्टी आप जानते ही है, गुजरात और महाराष्ट्र, ये गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। कितना परसेंट? लगभग 5-6% तक पाई जाती है। फिर लेटराइट मिट्टी हमने बताया कि पश्चिमी तट वाले भागों पर, तटीय भागों पर, ये पश्चिमी तट वाले भाग और ये पूर्वी तट का, पश्चिम बंगाल वाले तट का एरिया, और यहाँ पर कुछ भाग थोड़ी बहुत मात्रा में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये 4 मिट्टियां ऐसी हैं जो भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर पाई जाती हैं, जिनमें पहले स्थान पर जलोढ़ मिट्टी है, दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी है, तीसरे स्थान पर काली मिट्टी है और चौथे स्थान पर लेटराइट मिट्टी है। तो ये 4 प्रकार की ऐसी मिट्टियां हैं जो भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ये मिट्टी को पहचानने के लिए हमने ये बना दिया है, जो खड़ा खड़ा लाइन है वो पर्वतीय मिट्टी है, जो पड़ा पड़ा लाइन है वो जलोढ़ मिट्टी है, और जो डाट डाट किया हुआ है वो मरुस्थलीय मिट्टी है, राजस्थान के एरिया। और जो गोला गोला हमने बनाया है ये काली मिट्टी है, जो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। और जो प्लस का निशान हमने बनाया है वो लाल मिट्टी है, और जो एकदम से डार्क कर दिया है हमने वो लेटराइट मिट्टी है, जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अब भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल में व्याख्या करूंगा, लिखवाऊंगा। तो लिखिए आप, सबसे पहले आप जलोढ़ मिट्टी डालिए, हेडिंग डालिए जलोढ़ मिट्टी। लिखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर लगभग 43%, 43%, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर लगभग 43% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऐसे लिखिए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 43%। उसके बाद भारत में 2 स्थानों पर, लगभग 2 स्थानों पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल ज्यादा है। कहाँ कहाँ? पहला उत्तर भारत का मैदान, आपने लिखा पहला लाइन कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 43%। अब भारत में 2 स्थानों पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल ज्यादा है, पहला उत्तर भारत का मैदान और दूसरा तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये पूरा हो गया उत्तर भारत का मैदान और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो भारत में 2 स्थानों पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल ज्यादा पाया जाता है, पहला उत्तर भारत का मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय क्षेत्र। यहाँ पूर्वी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र नहीं, पूर्वी तटीय क्षेत्र। तीसरा पॉइंट लिखिए, सतलज नदी के मैदान से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी तक, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। उसके बाद तटीय मैदान के अंतर्गत, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी, लिखिए चौथा पॉइंट, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पूर्वी तटीय, चौथा पॉइंट, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ों को काट काट कर लाई जाती है, क्योंकि हमने बताया था कि जो पहाड़ी नदियां होती हैं वो, जैसे कि गंगा, तो गंगा जब आती हैं यहाँ से ऐसे, तो इनके साथ बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो हम आपको बता चुके हैं, इधर से भी आती हैं और इधर से भी आती हैं। तो वो पहाड़ों को काट काट कर यहाँ से, तो जो है जैसे इधर से जो नदियां आती हैं वो पहाड़ों को काट काट कर मिट्टी लेकर आती हैं, और इधर से जो लगभग 4 प्रकार की नदियां जो हैं वो तो यमुना की सहायक नदियां हैं, बाकी 2 नदियां जो हैं वो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो वो नदियां भी यहाँ से मिट्टी काट काट कर पठारी क्षेत्र से लेकर आती हैं, और इधर पहाड़ों से काट काट के लेकर आती हैं। तो 5वां पॉइंट में आप लिखिए कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा काट कर लाए गए, नदियों द्वारा काट कर लाए गए पहाड़ों को मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार हैं। अगला पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। पहला खादर और दूसरा बांगर। पहला खादर और दूसरा बांगर। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है खादर क्या है और बांगर क्या है। नदी के आसपास क्षेत्र की, नदी के आसपास क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी, नदी के आसपास, खादर में लिखवा रहे हैं, नदी के आसपास क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी, जो नई मिट्टी जो काट कर लाती हैं नदियां, उनके आसपास, नदियों के आसपास ही रहती है नई मिट्टी। तो नई मिट्टी हम खादर में लिखवा रहे हैं कि नदी के आसपास क्षेत्र की जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। नदी के आसपास की जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। और बांगर में बताते हैं, पहले लिखिए, नदी के आसपास की जो जलोढ़ मिट्टियां होती हैं वो खादर कहलाती हैं। और आगे, नदी से दूर ऊंचे क्षेत्रों की, ये हम बांगर में लिखवा रहे हैं, नदी से दूर, खादर में हमने लिखवाया नदी के आसपास क्षेत्र की जो जलोढ़ मिट्टियां होती हैं वो खादर कहलाती हैं। अब बांगर में नदी से दूर जो ऊंचे टीले की तरह दिखाई देती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसे बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, नदी से दूर जो ऊंचे टीले की तरह दिखाई देती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसे कहते हैं बांगर। तो ये दोनों क्लियर हो गया आपका। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर, एक बांगर। तो नई मिट्टी जो होती है, नदी द्वारा जो नया कटाव होता है और नदी के आसपास क्षेत्र में फैला दिया जाता है, वो खादर है। और जो पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा पहले लाया गया था, वो बांगर कहलाता है। बांगर बिल्कुल अनुपजाऊ होता है, उसमें बिल्कुल उपज नहीं होती है। उसके बाद जो जलोढ़ मिट्टी होती है खादर, लिखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है खादर, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। बांगर नहीं, खादर की बात कर रहे हैं। जो खादर होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, ये तो हो गया जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब एक चीज और समझ लीजिए कि भारत की मिट्टियों में, भारत की मिट्टियों में, भारत की मिट्टियों में, भारत की मिट्टियों में 3 चीजों की कमी होती है। 3
तत्वों की कमी होती है। चाहे वो कैसी भी मिट्टी हो, चाहे वो पर्वतीय मिट्टी हो, चाहे जलोढ़ मिट्टी हो, चाहे लाल मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी हो, भारत की सभी मिट्टियों में, भारत की मिट्टियों में, सभी मिट्टियों में, भारत की सभी मिट्टियों में, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, भारत की सभी मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी होती है। अब 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला ह्यूमस, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस। तो भारत की सभी मिट्टियों में, चाहे वो कोई भी प्रकार की मिट्टी हो, उनमें तीन तत्वों की कमी होती है। क्वेश्चन में आ जाए कि जो है काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, अब उसमें जो है ह्यूमस दिया रहे, ऑक्सीजन दिया रहे, नाइट्रोजन दिया रहे, तो आप टिक किस पे लगाएंगे? ह्यूमस और नाइट्रोजन पर, ना कि तीनों पर, क्योंकि हमने बताया ना कि भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अच्छा, अब दूसरे प्रकार की मिट्टी लिखिए। जलोढ़ मिट्टी तो हो गई, जलोढ़ मिट्टी हमने बताया भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है, खादर और बांगर। अच्छा, अब लिखिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, क्लास लंबी होती है, हो जाने दीजिए, लेकिन सारी बात आप समझ जाएं। लाल मिट्टी, भारत लाल मिट्टी में लिखवा रहे हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र लाल मिट्टी का है, क्योंकि लाल मिट्टी 18% क्षेत्र पर फैली हुई है, और जलोढ़ मिट्टी 43 और लाल मिट्टी 18%। तो भारत में लाल मिट्टी का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद लाल मिट्टी, दूसरे पॉइंट में लिखिए, लाल मिट्टी दक्षिण भारत के, लाल मिट्टी दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर फैली हुई है। लाल मिट्टी दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर फैली हुई है, दूसरे पॉइंट में लिखिए। उसके बाद हमने बताया था कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर भी लाल मिट्टी फैली हुई है। तीसरे पॉइंट में लिखिए, लाल मिट्टी तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहां तक कि झारखंड भी इसमें आ जाता है, झारखंड का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है। इतने क्षेत्रों पर लाल मिट्टी फैली हुई है। हमने कहा कि लाल मिट्टी भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र छकाए हुए है, घेरे हुए है। अब लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर पाई जाती है। अगला पॉइंट, लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इधर से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो सारा वर्षा तो यही कर देता है, और इधर से जो उत्तर पूर्व वाला मानसून आता है, उत्तर पूर्व वाला, ये यहाँ पर वर्षा कर देता है। तो ये जो क्षेत्र है ये सूखा रह जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, चौथा पॉइंट, कि लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले ज्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अब ये हो गया। अब लिखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी का क्षेत्र भारत में तीसरा है। काली मिट्टी तीसरे स्थान पर आती है। काली मिट्टी तीसरे स्थान पर आती है। ये कितना % है?
5%। काली मिट्टी कितना परसेंट है? 5%। काली मिट्टी का क्षेत्र तीसरा है, ये 5% है। कहाँ कहाँ है काली मिट्टी? देखिए गुजरात के क्षेत्र में है और महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी, तीसरा पॉइंट, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अच्छा, काली मिट्टी को, अगला पॉइंट, काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा नाम दिया गया है? चेरनोजम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम नाम से इसको पुकारा जाता है, चेरनोजम। यह महाराष्ट्र, हमने कहा ना कि महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों में, कुछ हद तक मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। अगली लैटेराइट मिट्टी। अच्छा, इसमें काली मिट्टी में एक चीज और लिख लीजिए कि इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सारे पॉइंट हम ऐसे लिखवा रहे हैं कि आपको याद हो जाए और पढ़ने में भी आपको दिक्कत ना हो। पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते रहें। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। थोड़ी सी बरसात होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। थोड़ी सी बरसात होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। नोट करते जाइएगा। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। थोड़ी सी ही बरसात होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और जैसे ही सूख जाती है इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, हमने बताया। अब डालिए लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का भारत में चौथा स्थान है। लैटेराइट मिट्टी का भारत में चौथा स्थान है, जो 3.7% या 4% भी आप कह सकते हैं, 4% पर फैली है लैटेराइट मिट्टी। देखिए कहाँ कहाँ है, ये जो एकदम डार्क है, और यहाँ। तो लैटेराइट मिट्टी भारत में चौथे स्थान पर है। यह लगभग 4% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। दूसरे पॉइंट में लिखिए, काली मिट्टी पश्चिमी तट के केरल वाले क्षेत्र और पश्चिमी तट के केरल वाले क्षेत्र और उड़ीसा के तटीय भागों में पाई जाती है। दूसरे पॉइंट में, यह मिट्टी पश्चिमी तट के केरल वाले क्षेत्र में और उड़ीसा तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरे पॉइंट में लिखिए, जहां पर
जहां पर लिखे, जहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा, जहां पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होती है, जहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होती है, वहां पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तीसरे पॉइंट में, जहां पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होती है, वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब कहां कहां पाई जाती है हम बताएंगे इसको। तीसरे पॉइंट में आप डालिए, यह मिट्टी कहां? पश्चिमी घाट हमने कहा ना, पश्चिमी घाट केरल वाला क्षेत्र। दूसरा उड़ीसा तट, ये उड़ीसा तट। और तीसरा शिलांग पठार, ये शिलांग पठार का क्षेत्र है, यहां पर शिलांग पठार, इन जगहों में अधिकतर पाई जाती है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी के बाद आ जाइए आप लोग एक चीज और लेटराइट मिट्टी में, इसमें ये लिख लीजिए चौथा पॉइंट में कि इस मिट्टी में, इस चौथे पॉइंट में, इस मिट्टी में चौथा पॉइंट है ये, लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहा, एल्युमिनियम एंड आयरन, एल्युमिनियम एंड आयरन मतलब लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। ये लेटराइट मिट्टी की बात हो रही है। लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे की प्रचुर मात्रा होती है लेटराइट मिट्टी में। उसके बाद जहां पर भी अधिक वर्षा, हमने बताया ना कि 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक जहां पर होती है, वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे केरल वाला तटीय क्षेत्र हमने बताया कि जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है सबसे पहले यही बरसात होती है। तो खैर ये पॉइंट आप लिख चुके हैं, जहां पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होती है वहां पर ये पाई जाती है। इसमें ये खास बात है इसमें कि इस मिट्टी में एल्युमिनियम और आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हाँ, इस मिट्टी में चूंकि हमने बताया कि भारत की सभी मिट्टियों में जो है ह्यूमस की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा की कमी होती है, और इसमें एक और कमी होती है, इसमें सिलिका की कमी होती है। सिलिका एक्स्ट्रा ये है, इसमें सिलिका की भी कमी होती है लेटराइट मिट्टी में। तो ये सब पॉइंट आप लिखते जाइए। इस मिट्टी में खाद्यान्न पैदा नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें जो है वो शक्ति ही नहीं होती कि खाद्यान्न पैदा किया जाए, धान गेहूं चावल। इस मिट्टी में चाय, ये अगला पॉइंट है, चाय, रबर, इस मिट्टी में चाय, रबर, काजू, सिंकोना आदि पैदा किया जा सकता है। तो ये आपकी हो गई लेटराइट मिट्टी।
इस मिट्टी में चाय, रबर, काजू, सिंकोना पैदा किया जा सकता है। मसाला भी लिख सकते हैं आप। अब आप लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी। लैटराइट मिट्टी हो गई, अब मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। अब चूंकि जो 4 मिट्टियां हमने बताई आपको, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, ये चारों मिट्टियां तो भारत में क्रम से हैं। जलोढ़ सबसे ज्यादा, लाल दूसरे नंबर पे, काली मिट्टी तीसरे नंबर पे और लैटेराइट चौथे नंबर पे। और जो बाकी मिट्टियां हैं वो बहुत बहुत कम क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी लिखिए। इसका निर्माण पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में होता है। पहला पॉइंट, इसका निर्माण पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों पर होता है। ये मरुस्थलीय हमने कहा था ना, राजस्थान के क्षेत्रों में, जो पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्र, ठंडे क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में, जहाँ सूखा होता है। तो सूखा इधर होता है राजस्थान में, इसलिए तो यहाँ जो है रेगिस्तान ही रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो यह मिट्टी पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान और कुछ थोड़ा सा ये इतना गुजरात का एरिया है। यह मिट्टी पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, यह मिट्टी राजस्थान और कुछ भाग गुजरात का भी में पाई जाती है। राजस्थान और कुछ भाग गुजरात का भी में पाई जाती है। अच्छा, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें क्या क्या उत्पादन किया जा सकता है? जैसे ज्वार, ये चौथा तीसरा पॉइंट लिखिए आप कि इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मोटे अनाज आदि पैदा किए जा सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि पैदा किए जा सकते हैं। आदि मोटे अनाज पैदा किए जा सकते हैं। हर मिट्टी के बारे में थोड़ा बहुत बताना जरूरी है, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। अच्छा, इसके बाद कौन सी मिट्टी आती है? छठवें नंबर पे आती है पर्वतीय मिट्टी। ये पर्वतीय मिट्टी 4 तक यहाँ था, उसके बाद में मरुस्थलीय, फिर पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी क्या है, कहाँ है पर्वतीय मिट्टी? वैसे भी आप पहले पॉइंट में देखकर ही लिख सकते हैं कि पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का एरिया। पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया, सिक्किम का एरिया और अरुणाचल प्रदेश का एरिया। यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, पर्वतीय मिट्टी हमने बताया ना, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखिए, यहाँ पर तो वैसे भी खाद्यान्न संभव ही नहीं है। खाद्यान्न कहाँ संभव है? जलोढ़ मिट्टी में। तो खाद्यान्न यहाँ पर संभव नहीं है। दूसरे पॉइंट में लिखिए, खाद्यान्न पर्वतीय मिट्टी में संभव नहीं है। जैसे जैसे बोल रहे हैं लिखते चले जाइए। एक एक पॉइंट आपको बहुत ही जरूरी है लिखना। लिखे रहेंगे तभी उसको दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, इस मिट्टी में, तीसरे पॉइंट में, इस मिट्टी में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में वनस्पतियों और जंतुओं की अधिकता पाई जाती है। तीसरे पॉइंट में लिखिए। अच्छा, एक चीज और है चौथे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में लिखिए कि इस मिट्टी में
वनस्पतियों और जीव जंतुओं की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण, चौथे पॉइंट में लिखिए, इसी कारण जिस मिट्टी में वनस्पतियों की अधिकता होगी, जीव जंतुओं की अधिकता होगी, उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी ज्यादा रहेगी। इसलिए चौथे पॉइंट में लिखिए कि इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। भारत का बस एक ही यही मिट्टी है जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वनस्पति और जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं। और इन्हीं चीजों, यही चीज जब मर जाते हैं या सड़ कर गिर जाते हैं तो बैक्टीरिया और जीवाणु उसे तोड़ तोड़ कर जमीन में मिला देते हैं और वही ह्यूमस बढ़ाते हैं। इसलिए इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की अधिकता होती है। और ह्यूमस की अधिकता होने के कारण ये मिट्टी अम्लीय होती है। पांचवें पॉइंट में लिखिए कि यह मिट्टी कौन सी, पर्वतीय मिट्टी अम्लीय होती है। आप समझ गए अम्लीय क्यों होती है? अम्लीय इसलिए होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। ह्यूमस की मात्रा अधिक क्यों होती है? ह्यूमस की मात्रा अधिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ वनस्पति और जीव जंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये पहाड़ी एरिया, यहाँ खाद्यान्न हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या होता है? पांचवें पॉइंट में लिखिए, यहाँ सेब कहाँ से आते हैं? जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल का एरिया हुआ, यहाँ सेब, चाय, नाशपाती उगाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। यहाँ सेब, चाय, नाशपाती उगाए जा सकते हैं। हमने बताया ही कि किस किस एरिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपकी पर्वतीय मिट्टी हो गई। अब दो तरह की मिट्टियां और बची हैं, वो भी लिख लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। 7वां नंबर डालिए और लिखिए पीट मिट्टी। 8 प्रकार की मिट्टियां हमने बताया कि भारत में हैं। पीट एवं दलदली मिट्टी। 7वां, पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी। अब इस मिट्टी की विशेषता देखिए, बहुत ही कम मात्रा में, चूंकि ये 7वें 8वें नंबर पे है तो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो लिख लीजिए कि यह मिट्टी बहुत ही कम क्षेत्रों पर है। यह मिट्टी, पहले पॉइंट में लिखिए, यह मिट्टी बहुत ही कम क्षेत्रों पर है। कहाँ कहाँ है? एक तो जो गुजरात का कच्छ वाला एरिया है, दलदला है थोड़ा, तो इतने एरिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पर किनारे किनारे, उसको हमने दर्शाया नहीं है, किनारे किनारे दलदली क्षेत्रों पर। और कहाँ? और केरल में कुछ जगह दलदली क्षेत्रों पर, यहाँ कुछ क्षेत्रों पर, केरल में दलदली क्षेत्रों पर। तो पहले पॉइंट में लिखिए, लिख लीजिए यह मिट्टी बहुत ही कम क्षेत्रफल पर है। और दूसरे पॉइंट में लिखिए यह मिट्टी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। हमने कहा कि ये गुजरात का जो कच्छ एरिया है ये दलदली क्षेत्र है, और केरल का कुछ एरिया और सुंदरवन जहां पर है, ये सुंदरवन जहां पर है पश्चिम बंगाल में, यहाँ दलदली, क्योंकि सुंदरवन वही तो है दलदली क्षेत्र में, तो दलदली क्षेत्र में सुंदरवन के कुछ पाई जाती है। अच्छा, चूंकि दलदली क्षेत्रों पर पाए जाते हैं तो इसमें वनस्पतियां भी रहती हैं, जैसे सुंदरवन है। कच्छ का आप देख लीजिए, कच्छ है गुजरात का। तो इस मिट्टी में लगभग 45 से 50% तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस मिट्टी में लगभग
लगभग 50% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। बस। आठवां, कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। ऑब्लिक करके आप क्षारीय भी लिख लीजिए, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। अब ये मिट्टी कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है, कितना है? ये मिट्टी सबसे कम क्षेत्रों पर पाई जाती है, बहुत कम है, इसीलिए 8वें नंबर पर इसको रखा गया है। ये मिट्टी बहुत ही कम क्षेत्रों पर है। कहाँ पर? दूसरे को लिखिए, यह मिट्टी पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर, पश्चिमी यूपी यहाँ कुछ क्षेत्रों पर, क्षारीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी की बात हो रही है, पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर, पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों पर और उत्तरी राजस्थान ये यहाँ कुछ क्षेत्रों पर। इतनी कम मात्रा में है कि हम दर्शा नहीं सकते इसको। यह मिट्टी पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर, पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों पर और उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर पाई जाती है। कौन सी? लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। अच्छा, लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी को रे मिट्टी या कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रे मिट्टी या इसका और भी नाम है रे या कल्लर। ध्यान में रखिए, हो सकता है परीक्षा में रे पूछ ले या कल्लर पूछ ले। तो इस मिट्टी को रे मिट्टी या कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट चल रहा है, 8वां टाइप है मिट्टी का। इस मिट्टी में चौथा पॉइंट, इस मिट्टी में धान, बरसीम, गन्ना आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। इस मिट्टी में धान, बरसीम, गन्ना आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। ये हो गया आपका 8वां प्रकार। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको 2 पॉइंट है वो बता दें। मिट्टी, भारत की मिट्टी हो गया। परीक्षा में क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का भी अपना तरीका है। जो आप पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, वो चीज नहीं आता है, उसी में से आता है। आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, क्वेश्चन बनाना खुद से जानते हैं, बना के और फिर प्रैक्टिस सेट करा करिए। पढ़ लीजिए। कुछ नोट्स हम बता दें आपको। नोट, हमने कहा था कि भारत में मिट्टियों को 8 प्रकार से बताया गया है भारतीय मृदा विज्ञान द्वारा, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। लेकिन विश्व स्तर पर मिट्टी को 11 वर्गों में बांटा गया है। 11 वर्गों में बांटा गया है विश्व स्तर पर। नोट में पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, लिखिए। अब इन 11 वर्गों में से कुछ टाइप के हम बता दे रहे हैं। पहला, इंसेप्टी सॉल।
इंसेक्टिसॉल। दूसरा वर्टिसॉल, दूसरा वर्टिसॉल। तीसरा, लिखते जाइए आप लोग, ये नोट है, नोट में एक्स्ट्रा में थोड़ा सा जानकारी। तीसरा एरिडीसॉल। ये कुछ प्रकार हैं महत्वपूर्ण जो पेपर में पूछे गए हैं, फिर पूछे जा सकते हैं। और चौथा हिस्टोसॉल, हिस्टोसॉल, हिस्टोसॉल। और पांचवा ऑक्सीसॉल। ये इतने टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जा सकते हैं। ये पांचों नोट कर लीजिए। उसके बाद में कुछ चीजें हैं ऐसे ही बता देते हैं, बस थोड़ी चीजें। क्लास खत्म होने वाला है साथियों। क्लास अगर अच्छा लगे, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, 1000 बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए और लाइक तो बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल 100% लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। 2 पॉइंट और हैं, लिखिए। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसका गठन कब हुआ, ये ध्यान में रखिए, कभी कभार आ जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ, 1953 में हुआ। अच्छा, भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि, कौन सी भूमि, बंजर भूमि, जिसमें कुछ नहीं पैदा होता है, कहां पर माना जाता है, राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में सब बलुआ एरिया है, रेगिस्तान है राजस्थान। भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में है। प्रतिशत की मात्रा में, प्रतिशत की मात्रा में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक लवणीय मृदा हमने कल ही बताया था कि गुजरात में पाई जाती है सर्वाधिक लवणीय मृदा। बस सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में हमने बताया था, क्योंकि यहाँ नलकूप और नहर से ज्यादा सिंचाई होती है। बस साथियों, क्लास आज का खत्म हो गया, भारत की मिट्टी आपकी खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद साथियों।